नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश दुनिया पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के उपराष्ट्रपति उज हुसैन मोहम्मद लतीफ के साथ हुई मुलाकात को बेहद सकारात्मक बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ये बैठक भारत और मालदीव के बीच मजबूत रिश्तों को प्रतीक है। चर्चा का फोकस बुनियादी ढांचे, तकनीक, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने का है। पीएम मोदी ने कहा है कि दोनों देश आने वाले वर्षों में इस सहयोग को और गहरा करेंगे, जिससे दोनों देशों की जनता को सीधा फायदा मिलेगा। ये संदेश क्षेत्रीय सहयोग को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 26वां कारगिल विजय दिवस पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने युद्ध स्मारक पहुंचकर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि देश की रक्षा में अपने प्राण निछावर करने वाले सैनिकों को बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम में सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिकों और आम नागरिकों ने भी हिस्सा लिया, शहीदों को नमन किया है। ये दिन भारतीय सेना की वीरता और बलिदान की गौरव गाथा को याद करने का प्रतीक माना जाता है। मालदीव की राजधानी माले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव की संसद पीपुल मजलिस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला से मुलाकात की है। शिष्टाचार भेंट में दोनों नेताओं के बीच भारत मालदीव के गहरे लोकतांत्रिक रिश्तों को, द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का जिक्र करते हुए मालदीव के साथ मजबूत संसदीय संवाद और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। मुलाकात को दोनों देशों के बीच भरोसे और साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाला कदम माना जा रहा है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मेहकर तालुका में काच नदी में अचानक आई बाढ़ ने बड़ा हादसा टाल दिया है। तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर समेत 4 लोग पानी में फंस गए। हालात बेहद खतरनाक थे, लेकिन गांव वालों ने बहादुरी दिखाते हुए इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस पूरी घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे गाँव के लोग बिना किसी संसाधन के जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू कर रहे हैं। ये घटना एक और जहां प्रशासनिक सतर्कता पर सवाल उठाती है, वहीं गांव की एकता और साहस की मिसाल भी बन गई है। मुंबई में उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गुरुवार सुबह से उनके कार्यालय और कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। लगातार 48 घंटे से जारी ये छापेमारी में कई कार्रवाई कथित वित्त अनियमितताओं और विदेशी निवेश से जुड़े मामले को लेकर की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को कुछ अहम दस्तावेज की तलाश है, जिससे बड़े पैमाने पर लेन देन की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कार्रवाई से कारोबारी जगत में हलचल तेज हो गई है। गणेशोत्सव के मौके पर कोकण रेलवे ने यात्रियों के लिए एक अनोखी सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है, जब यात्री अपनी कार के साथ ट्रेन से सफर कर सकेंगे। कोकण रेलवे में रो यानी रोल ऑन रोल ऑफ सेवा के जरिए कोकण रेलवे प्रबंधन संतोष कुमार झा ने ये जानकारी दी है कि इस सेवा में 20 वैगनों का एक विशेष रैक तैयार किया जाएगा, जो 20 कारें एक साथ ले जाने में सक्षम होगा। साथ ही द्वितीय और तृतीय ऐसी कोच भी लगाए जाएंगे, जिसमें यात्रियों को सफर के दौरान खान-पान की सुविधा भी मिलेगी। ये सेवा 23 अगस्त से शुरू होकर 11 सितंबर तक वैकल्पिक दिनों में चलेगी। वाहन ढुलाई की कीमत 7,875 रुपए तय की गई है, जबकि पंजीकरण की अंतिम तिथि 13 अगस्त रखी गई है। महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र में पूरे साल का सबसे बड़ा उत्सव होता है। तो हमने अपने यात्रियों के लिए एक योजना बनाई है, क्योंकि बहुत दिनों से मांग थी कि गणेश उत्सव के दौरान तमाम लोग अपने गांव जाते हैं, वहां उत्सव मनाते हैं और वो अपनी कार भी साथ में लेकर जाना चाहते हैं। तो इस बार एक ये सेवा रोरो की, जिसपे कि
वो अपनी कार भी ले जा पाएंगे और स्वयं भी यात्रा कर पाएंगे। ऐसी सुविधा हमने की है। एक मिनी रोरो कार सर्विस होगी। इसमें 20 वैगन की एक गाड़ी बनेगी जिसमें 40 कारें जा सकेंगी और उसमें एक थर्ड एसी का कोच और एक सेकंड क्लास का कोच भी हम लगा रहे हैं ताकि जिनकी कारें हैं वो लोग इस पे यात्रा भी कर सकें। उस कोच में उनके लिए लिनन की और केटरिंग की भी व्यवस्था होगी। सिर्फ 12 घंटे में हमारे स्टेशन कोलाड से वेरना जो कि गोवा में है वहां पे पहुंच पाएंगे। यहाँ से पहली सेवा 23 अगस्त को शुरू होगी शाम 5 बजे और वो अगले दिन सवेरे 5 बजे वेरना यार्ड में पहुंचेगी गोवा में और वहां से जो सेवा होगी गोवा से वो वहां 5 बजे चलेगी और सवेरे 5 बजे यहाँ कोलाड पहुंच जाएगी। तो ऐसे ऑल्टरनेट डे पर 23 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक ये सर्विसेज होंगी। यहाँ से पहली सर्विस 23 अगस्त की है और गोवा से आखिरी सर्विस 11 सितंबर की होगी। तो हर ऑल्टरनेट डे पे पूरे गणेश उत्सव के दौरान अप एंड डाउन डायरेक्शन में ये मिनी रोरो कार। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री मणिक राव कोकाटे एक बार फिर विवादों में घिर गए। मीरा भैदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर तत्काल बर्खास्तगी की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मंत्री कोकाटे ने किसानों के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और अधिकारियों से भी अभद्रता की है। साथ ही किसानों की कर्ज माफी को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। 20 जुलाई को मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे विधानसभा सत्र के दौरान मोबाइल पर रस्सी खींचते दिखे। इस पर भी लोगों ने भारी नाराजगी जताई है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि मंत्री की हरकतें न केवल असंवेदनशील हैं बल्कि महाराष्ट्र की संस्कृति और किसानों की गरिमा के खिलाफ भी हैं। विरोध में कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और एक स्वर में मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने एक तीखा हमला करते हुए कांग्रेस नेतृत्व को आड़े हाथों लिया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कर्नाटक की स्थिति पर से पूरी तरह नियंत्रण खो दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच चल रही खींचातानी को शर्मनाक और खतरनाक करार दिया। अशोक ने आरोप लगाया है कि दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन तक में खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं और कांग्रेस का हाईकमान केवल तमाशा देख रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कर्नाटक इस अराजक सत्ता संघर्ष से कहीं बेहतर का हकदार है। विपक्ष के इस हमले से राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। पीपलोदी प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने से 7 छात्रों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है। घटना के बाद गुस्साए अभिभावक और ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान कुछ पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई है। झालावाड़ के डीएसपी हर्षराज सिंह खरेड़ा ने बताया है कि छात्रों को ये बहुत बड़ी घटना हुई है, छात्रों के साथ ये बहुत बड़ी घटना हुई है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। ग्रामीण प्रशासन के साथ बैठक की मांग कर रहे हैं और जिला कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और स्थिति को शांत कराने की भी कोशिश की है। इस हादसे ने स्कूल भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार की ओर से मुआवजे की घोषणा और जांच के आदेश जल्द ही जारी करने की उम्मीद जताई जा रही है। स्कूली छात्रों के साथ जो हादसा है बड़ा हादसा है, काफी दुखद घटना है। ग्रामीणों की और उनकी मांग है कि प्रशासन से बात कर रहा है। प्रशासन से जो भी इनकी वार्ता होगी नियमानुसार होगी। हम सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ रोड पर खड़े हुए हैं। स्कूली छात्रों के साथ जो हादसा है बड़ा हादसा है। हरियाली तीज 27 जुलाई को मनाई जाएगी, जो खास तौर पर महिलाओं का त्योहार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि वो दिल्ली की सभी महिलाओं को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है कि वो महिलाओं की शक्ति में विश्वास करते हैं। रेखा गुप्ता ने बताया है कि तीज के इस त्योहार पर महिलाओं के लिए इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है कि महिला नेतृत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इस मौके पर महिलाओं ने रंगीन परिधान पहने और पारंपरिक गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। तीज का त्यौहार महिलाओं की खुशियों और सामूहिकता का प्रतीक माना जाता है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाओं को भी जारी करने का वादा किया है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बहन, इस देश की सब बहनों की सखी, मुख्यमंत्री के नाते जो काम कर रही है, वो मेरे लिए ये सारी मेरी बहनें, मेरी सखियां ही मेरी प्रेरणा है। और हम सब मिलकर के आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि देश की बहनों की शक्ति में विश्वास रखने के लिए जिस तरीके से आपने हम सबको एक मौका दिया, आज तीज के त्योहार पे इससे बड़ा कोई गिफ्ट हम महिलाओं के नहीं हो सकता कि सच में वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात केवल कहते नहीं है, प्रधानमंत्री जी करके दिखाते हैं। मेरी ओर से तीज की दुनिया इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रही है, जहां इंसानियत को शांति, सहयोग और भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। वहीं चारों तरफ युद्ध के बादल गहराते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य पूर्व में इजराइल और हमास के बीच खूनी झड़पों ने पूरे अरब जगत को फिर से उबाल पर ला दिया है। और अब दक्षिण पूर्व एशिया के दो पड़ोसी देश थाईलैंड और कंबोडिया सीमा विवाद को लेकर आमने सामने खड़े हो गए हैं। ये कोई सामान्य झड़प नहीं है, ये एक ऐसा युद्ध है जो न सिर्फ के लिए खतरनाक है, बल्कि पूरे एशियाई क्षेत्र में अस्थिरता का कारण बन सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये घटनाएं मिलकर दुनिया को एक और विश्व युद्ध की ओर धकेल रही हैं? क्या मानवता फिर से उस राह पर बढ़ रही है जहां विनाश और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा? इन सवालों के जवाब छुपे हैं इस संघर्ष के इतिहास, भूगोल और राजनीति में। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों भड़की थाईलैंड कंबोडिया जंग की चिंगारी और क्यों इसे हल्के में लेना अब दुनिया के लिए भारी पड़ सकता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक के पीपल लोदी गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। गांव के सरकारी स्कूल की छत अचानक भरभरा कर गिरी। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद कोई नया नहीं है। दोनों देशों की सीमा पर स्थित 11वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर इस विवाद की जड़ है। आपको बता दें कि पिछले साल दोनों देशों ने थाई कंबोडियन फ्रेंडशिप ब्रिज पर एक स्थायी सीमा चौकी खोली थी। शुरुआत में इसे भाईचारे का प्रतीक माना गया, लेकिन मई 2025 में एमरॉल्ड ट्रायंगल क्षेत्र में थाई और कंबोडियाई सैनिकों के बीच हुई झड़प के मामले ने इसको गरमा दिया। इसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत भी हो गई थी। इसके बाद दोनों देशों के नेताओं में तीखी बयानबाजी शुरू हुई। कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन ने यहां तक कह दिया कि अगर विदेशी आक्रमण हुआ तो कंबोडिया युद्ध के लिए मजबूर होगा। झड़प के बाद जून में सीमा पर सैनिकों की भारी तैनाती की गई, लेकिन जब जुलाई में एक बारूदी सुरंग विस्फोट में 5 थाई सैनिक घायल हो गए तो इसे कंबोडिया की तरफ से किया गया हमला माना गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया और थाईलैंड ने कार्रवाई करते हुए कंबोडिया के राजदूत को निष्कासित कर दिया और बॉर्डर चेकपोस्ट बंद कर दिए। जवाब में कंबोडिया ने बैंकॉक स्थित दूतावास खाली कर दिया। दोनों देशों के बीच मामला इतना बढ़ गया कि गुरुवार को दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर सीधी गोलीबारी शुरू हो गई। थाईलैंड का सीसाकेत और कंबोडिया का ओदार मींचे प्रांत संघर्ष की चपेट में आ गया। इसके बाद थाईलैंड ने आरोप लगाया कि कंबोडिया ने आम नागरिकों पर रॉकेट लॉन्चर दागे। जवाब में थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट से बॉर्डर एरिया पर बमबारी की, जिसमें 2 कंबोडियाई नागरिक। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।